नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इसमें हम करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 3। तो इस चैप्टर का नाम है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड अप्रेजल। और इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, उसका नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। मतलब जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी तब ये 3 स्टेप्स हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने उठाए थे। उन्होंने हमारी पॉलिसीज में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों चीजों को सम्मिलित किया भाई। तो क्या क्या इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, कितने एमसीक्यू इस टॉपिक पे बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन, देखो जी, फिल इन द ब्लैंक्स आया हुआ है। ये कह रहा है बच्चों कि डैश आर द शॉर्ट टर्म पॉलिसी, बात कर रहा है किसकी बच्चों, शॉर्ट टर्म पॉलिसी मेजर्स की, टेकन टू इंप्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन इन एन इकोनॉमी। मतलब हमारी इकोनॉमी का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है बच्चों, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसका मतलब हुआ कि हमारी इकोनॉमी का दूसरी यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ बाकी जितने भी कंट्रीज हैं कितना लेन देन हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा दूसरे कंट्री में जा रहा है, इसके डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब हमारी इकोनॉमी ने दूसरी इकोनॉमी को कितनी पेमेंट की और दूसरी इकोनॉमी से हमारी इकोनॉमी में कितना पैसा आया, इस डिफरेंस को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। और यहां पर यह कह रहा है कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमें इंप्रूव करना हो तो ऐसी सिचुएशन में इन चारों में से कौन से मेजर को लिया जाएगा बच्चों। बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमें क्या करना है, यहां पर इंप्रूव करना है। मतलब हमारी कोशिश क्या होगी, उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टेबलाइज करने की। तो इसके लिए कौन सा आंसर होना चाहिए बच्चों, स्टेबलाइजेशन मेजर्स। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए जो भी शॉर्ट टर्म मेजर लिए जाएंगे उसे क्या बोला जाएगा, स्टेबलाइजेशन मेजर्स बोला जाएगा। बाकी जितने भी मेजर यहां पर दिए हुए हैं बच्चों, ये सारे के सारे लॉन्ग टर्म है, कोई भी शॉर्ट टर्म नहीं है। और यहां पर पूछा है इसने क्या, शॉर्ट टर्म पॉलिसी, जैसे कि स्ट्रक्चरल मेजर, ये भी लॉन्ग टर्म है। रिकंस्ट्रक्शनल, ये भी लॉन्ग टर्म है, इसमें पूरी की पूरी इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है धीरे धीरे। और चौथे में क्या है, डेवलपमेंटल मेजर्स। तो ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता। तो चलो फटाफट से आंसर देखते हैं। तो बच्चों आंसर नंबर ये आ गया, कितना आसान था, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अब चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमसे। यहां पर भी हमसे इसने एक फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लिया। और क्या पूछ रहा है, देखो जी, डैश वाज द इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर। भाई साहब कौन है। अच्छा आप लोग मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि प्रेजेंट में हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर, ये आप लोग मुझे कमेंट में लिख के बताइए। तो भैया हम बात कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर की, कब के, 1991 में कौन था फाइनेंस मिनिस्टर। तो बच्चों ये फाइनेंस मिनिस्टर को साइलेंट प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है और इनके ऊपर एक मूवी भी आ चुकी है दोस्तों, आप लोग इनका नाम समझ ही चुके होंगे। बिल्कुल सही, acknowledged for his capabilities to steer away the economic crisis। तो 1991 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था उससे बचाने वाले मसीहा कह सकते हो आप इनको, कि अगर मनमोहन सिंह जी ना होते, जी हाँ इनका नाम क्या है, मनमोहन सिंह। तो यहां पर कहीं दिख रहा है, बिल्कुल जी, इनको हम सिर्फ मनमोहन सिंह जी नहीं कह सकते, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इनको इज्जत से नाम लिया जाएगा। भाई हमारे प्रधानमंत्री रहे हुए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं और हमारी इकोनॉमी में इन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया है। तो श्रीमान डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ही थे जिन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च करी बच्चों। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह। बहुत बढ़िया, कंप्यूटर जी ने हमारा आंसर बता दिया है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, देखो जी, ये कह रहा है क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस आर दोज ट्रेड बैरियर्स which increase the price of imported goods, the given statement is। अब बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ये थोड़ी ट्रू है या फिर
थोड़ी गलत, मतलब वेरी भी कर सकती है भाई। देखो, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस का मतलब समझ लो पहले। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस? दोस्तों, इसका दूसरा नाम होता है कोटा। कोटा का मतलब क्या हुआ? हमने कोटा डिसाइड कर लिया, कोटा फिक्स कर लिया। इट मींस मैक्सिमम लिमिट ऑन इंपोर्ट। मतलब सरकार ने क्या करा, एक मैक्सिमम लिमिट लगा दी। किस पे लगा दीजिए? इंपोर्ट करने पे। मतलब अगर आप कोई भी चीज इंपोर्ट करते हो तो उस पे एक मैक्सिमम लिमिट फिट कर दी है सरकार ने। तो क्या इसकी वजह से किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा? दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा। भाई, प्राइसेस किसकी वजह से बढ़ते हैं बच्चों? टैक्सेस की वजह से। और इंपोर्ट करने में जो टैक्सेस लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? टैरिफ। टैरिफ, इंपोर्ट ड्यूटी कह सकते हो आप इसको, इंपोर्ट पे लगने वाला टैक्स कह सकते हो आप। तो अगर ये टैक्सेस ज्यादा होते हैं तो इंपोर्टेड गुड्स के प्राइस बढ़ जाते हैं। बट ये कह रहा है कि अगर हम क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगा दें कि भाई एक बार में आप इतना ही खरीद सकते हो, तो जी उसकी वजह से हमारे प्राइसेस में चेंज नहीं आने वाला। किसकी? इंपोर्टेड गुड्स की। तो दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो भैया आंसर देख लो फटाफट से। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? डैश रेगुलेट्स। भाई ध्यान दो, यहां पर रेगुलेट्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन की बात कर रहा है। द फाइनेंशियल मार्केट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। जो इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट है बच्चों, इसको कौन रेगुलेट करता है? मतलब इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाता है? तो भैया इसका आंसर होना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम एपेक्स बॉडी कहते हैं। इसको पापा बैंक भी कह सकते हो आप, सारे बैंकों का पापा ही है। यही सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भाई सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके बारे में जान लो। जो सेबी होता है ये शेयर्स और सिक्योरिटीज के खरीदने बेचने पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये मार्केट में जो कंपटीशन हो रहा है अलग अलग फर्म्स और इंडस्ट्रीज के बीच में, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। भाई देखो ऑप्शन थोड़ा सा ये डी 2 बार आ गया है, यहां पर ये डी नहीं होना चाहिए, ये ब्रैकेट लगा देते हैं यहां पर हम। और ये पूरा का पूरा एक ऑप्शन है फिक्की। तो भाई फिक्की की अथॉरिटी तो बहुत ज्यादा है, ये बहुत सारी चीजों पे काम करता है। तो ये किसने बात करने वाला है भाई? चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रीज और कॉमर्स मतलब ट्रेड वगैरह के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ये कौन बनाता है जी? फिक्की बनाता है। इनके बारे में डिटेल बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप ये समझ जाओ कि भाई फाइनेंशियल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बच्चों। तो कंप्यूटर जी जरा आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, क्या बात है, आज तो सारे के सारे आंसर बी लेके जा रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, देखते हैं अगले का बी है कि सी है कि डी है कि ए है। स्टेबलाइजेशन मेजर आर लॉन्ग टर्म मेजर्स। बच्चों पहला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था अभी, और मैंने बताया था कि शॉर्ट टर्म मेजर में स्टेबलाइजेशन मेजर आते हैं, बाकी सारे के सारे लॉन्ग टर्म होते हैं। और यहां पर इन भाई ने बोल दिया कि स्टेबलाइजेशन मेजर तो लॉन्ग टर्म मेजर है। क्या बात है। और इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। तो भैया बिल्कुल 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 गलत स्टेटमेंट है ये सच नहीं हो सकती। स्टेबलाइजेशन मेजर्स आर शॉर्ट टर्म मेजर्स। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई। और स्टेबलाइजेशन मेजर्स जो होते हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंट्रोल करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो बच्चों इसका भी आंसर भी हो गया। क्या बात है, आज तो सबके आंसर भी निकल रहे हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है भाई? द ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन 1991 एम्ड एट। जो हमने अपनी ट्रेड पॉलिसी बनाई थी
उसमें हमने कुछ चेंजेस किए थे। तो इसमें से कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो उस टाइम पे आने चाहिए थे? तो पहला, डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। बिल्कुल सही कह रहा है बच्चों। जब हमने ट्रेड पॉलिसी में चेंजेस करे तो पहले क्या होता था, पहले हम लोग एक कोटा फिक्स करके रखते थे कि भाई एक पर्सन है, ये इतना ही सामान खरीद सकता है, ना उससे मतलब उससे ज्यादा तो खरीद ही नहीं सकता, कम चाहे तो खरीद दे, लेकिन मैक्सिमम लिमिट हमने फिक्स कर रखी थी बच्चों। तो उसे हम क्या कहते थे कि हमने क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है किस पे? इंपोर्ट पे। लेकिन जब एलपीजी की पॉलिसी आई 1991 में, मनमोहन सिंह जी ने कहा भाई ऐसा मत करो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हमें पैसा तभी देगा जब हम इस बैरियर को खत्म कर देंगे। तो भैया हमने खत्म कर दिया। तो ये वाला तो एकदम सही बैठता है। अगला है रिडक्शन ऑन टैरिफ। बिल्कुल ये भी हमने करा था। हमने पहले क्या कर रखा था, 200% तक कुछ चीजों पर टैक्स लगा रखा था 1991 से पहले, जिसकी वजह से जो फॉरेन कंट्री के प्रोडक्ट्स थे वो बड़े ज्यादा महंगे हो जाते थे और इंडियन मार्केट में उनकी पॉपुलैरिटी घट जाती थी। इसकी वजह से दूसरे कंट्रीज बड़े हमसे गुस्सा रहते थे भाई कि हमारी चीजों पर इतना टैक्स लगा रखा है, इंडियन मार्केट तो हमारे लिए है ही नहीं। अभी जल्दी का आप देखो, फोर्ड इंडिया को छोड़ के जा चुका है। किस वजह से? क्योंकि वो इंडिया की मार्केट सेगमेंट के हिसाब से काम नहीं कर पा रहा है। फोर्ड ने इंडिया छोड़ दिया दोस्तों। अगला, तो ये भी एकदम सही बात है। अगला है रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोड्यूसर्स फॉर यहां पर क्या होना चाहिए बच्चों? फॉर। भाई हम लोगों ने क्या करा, अगली चीज क्या करी, हमने लाइसेंसिंग को रिमूव कर दिया या फिर बहुत इजी कर दिया। तो ये वाली बात भी एकदम सही है। तो इसका आंसर क्या आ गया? डी आंसर आ गया। अब सबका आंसर थोड़ी भी होगा, तो कंप्यूटर जी जरा आंसर बताइए हमें इसका। डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। आ गया समझ में? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपके, तो भाई ध्यान से कर लो जरा। द पॉलिसी मेजर्स, अब बता रहे हैं कि ऐसे कौन से मेजर्स हैं। भाई एलपीजी में सारी पॉलिसी तो बनी थी, तो उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है। टेकन टू इंड्यूस द स्पिरिट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड वाज वर। अब ये कह रहा है कि जो हमने पॉलिसी लाई उसमें एक पॉलिसी थी प्राइवेटाइजेशन की, चैप्टर का नाम ही है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो हमने एक प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी लेके आई भाई उस टाइम पे रिफॉर्म पीरियड में। तो वो क्या थे? वॉज मतलब एक था या एक से ज्यादा थे? देखते हैं भाई क्या था। तो पहला कह रहा है कॉन्ट्रैक्शन इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। क्या प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि हमने पब्लिक सेक्टर के रोल को कम कर दिया? बिल्कुल दोस्तों, यही तो होता है प्राइवेटाइजेशन का मतलब, कि भाई जो सरकारी कंपनियां पहले पूरी इंडियन मार्केट पे कब्जा करके बैठी हुई थी, हमने प्राइवेटाइजेशन में उन सरकारी कंपनियों के रोल को कम कर दिया और जो प्राइवेट कंपनी थी उनको हमने बढ़ाना शुरू कर दिया, उनको इंक्रीज करना शुरू कर दिया। जी हां, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तो ये एकदम सही बात है। अगला पॉइंट क्या कहता है? पॉलिसी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट वाज फॉलोड। बच्चों डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझ लो। डिसइन्वेस्टमेंट ये रहा हमारा। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अगर सरकारी कोई कंपनी है जिसको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट, ये कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स या फिर ओनरशिप को, एक ही बात होती है, ओनरशिप को सेल कर दे। किसको सेल कर दे बच्चों? प्राइवेट सेक्टर या फिर प्राइवेट होल्डर्स को बेच दे। मतलब अपना मालिकाना हक ये पब्लिक को डाइल्यूट कर दे रहा है, प्राइवेट लोगों को दे रहा है, उसी को कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों ये भी हमारी प्राइवेटाइजेशन वाली पॉलिसी का पार्ट होता है। तो बोथ ए एंड बी सही आंसर होना चाहिए। तो कंप्यूटर जी जरा आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। कितना आसान था, बस हमको ये पता होना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन में क्या क्या हुआ, लिबरलाइजेशन में क्या क्या हुआ और ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या हुआ। फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज नॉट रिजर्व्ड। भैया कब्जा करके नहीं रखा हुआ था कौन सी इंडस्ट्री पे फॉर द पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। भाई 1991 से पहले की बात कर रहा है कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्री थी, अब तो है ही नहीं किसी पे कब्जा, बस एक दो बची हुई हैं, वो अभी आगे आने वाली हैं आपके किसी न किसी क्वेश्चन में आ जाएंगी। तो ये कहना चाह रहा है कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्री थी जिसपे पब्लिक सेक्टर ने अपना कब्जा नहीं किया था बच्चों।
तो भैया रेलवे नहीं जी, रेलवे तो उस टाइम पे सरकार के पास ही थी। ऑटोमिक एनर्जी ये तो खतरे वाला काम है, सरकार को अपने पास ही रखना चाहिए। डिफेंस भी सरकार के पास ही था उस टाइम पे और किसी के पास नहीं था। तो तीसरा ऑप्शन क्या बचता है, केमिकल, ये प्राइवेट सेक्टर के हाथ में था उस टाइम पे भी, इस पे सरकार ने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी थी। तो बच्चों आंसर होना चाहिए हमारा सी, फटाफट से, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म टेकन अंडर द प्रीव्यू ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये कह रहा है कुछ 3-4 स्टेटमेंट दे रखी हैं, हमको ये बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। बच्चों करेक्ट वाली नहीं, हमें कौन सी ढूंढनी है, इनकरेक्ट वाली स्टेटमेंट ढूंढनी है। तो पहली पढ़ के देखते हैं। जो आरबीआई का रोल था उसे हमने रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बना दिया था, बिल्कुल सही बात है। पहले आरबीआई सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता था, भाई ये करना ये करना ये करना ये करना, ऐसे करके रूल्स एंड रेगुलेशन सारे बैंकों को ऐसे कान ऐड के रखता था। लेकिन जब 1991 की पॉलिसी आई तो सरकार ने बोला, मनमोहन सिंह जी ने एक पॉलिसी बनाई और बोला कि आरबीआई जो है सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाएगा, इन बैंकों को सुविधाएं भी देगा, फैसिलिटीज भी देगा। भाई इसी के बच्चे हैं सारे के सारे आरबीआई। आरबीआई पापा बैंक है, तो सारे बैंकों के साथ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के साथ साथ आपको फैसिलिटी भी देना जरूरी है, इनकी हेल्प करो जब कोई समस्या आए। तो जी हां बिल्कुल ये वाली स्टेटमेंट एकदम सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरी स्टेटमेंट पे चलते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन बैंक्स वाज रेज्ड टू अराउंड 70%। बच्चों यहां कंफ्यूज करना चाह रहा है, यहां एक स्पेसिफिक अब नंबर दे दिया, मतलब स्पेसिफिक कर दिया। स्पेसिफिक था क्या उस टाइम पे, कुछ नहीं जी, स्पेसिफिक नहीं था। ऐसे रूल्स नहीं बनाए जाते कि 70% ही करना पड़ेगा, 80% ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता बच्चों। उस टाइम पे ऐसा रूल आया था कि जितने भी फॉरेन बैंक्स थे वो इंडिया में अब 51% से ज्यादा भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे, ये उनकी चॉइस है। 70% का ठप्पा नहीं लगाया था सरकार ने। तो भाई ये 70% वाली बात है, ये हमें हजम नहीं हो रही है कि क्या हमें 70% लगाना ही पड़ेगा, क्या 60% पे बात नहीं बनेगी, बिल्कुल बन जाएगी। क्या 51% पे बात नहीं बनेगी, क्या 30% पे बात नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी भाई साहब। तो ये 70% ना होके उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। तो बच्चों बी हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ गई है। बाकी दोनों भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि हम यहां पर पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो भैया समझ लो जरा अगले पॉइंट को। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FIIs आर नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, बिल्कुल सही बात है, ये आंसर भी नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं करेक्ट है बच्चों। अब ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं बच्चों, ये बड़े काम के इन्वेस्टर होते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिनका काम अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करके पैसा अर्न करना होता है। इनके पास बड़ा मोटा पैसा होता है बच्चों। अगर ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किसी देश में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं तो समझ जाओ उस देश के पास पैसे की बरसात होने वाली है। तो भैया ये वाली बात एकदम ठीक है, उस टाइम पे हमने उनको इनवाइट कर दिया, भैया आओ इन्वेस्ट करो हमारे यहां पर, जितनी कंपनी चाहो तुम उनके मालिक बन जाओ, पैसा लगाओ बस। अच्छा जी, बैंक्स कैन सेट अप न्यू ब्रांचेस विदाउट द अप्रूवल ऑफ आरबीआई प्रोवाइडेड दे फुलफिल सर्टेन कंडीशंस। भाई देखो कितनी प्यारी बात लिखी है, हर चीज तो कर दी कि उस टाइम पे एलपीजी की पॉलिसी में सरकार ने बोला कि भैया अगर आपका बैंक है तो आप पूरे देश में जितनी मर्जी ब्रांचेस खोल सकते हो, जितनी मर्जी ब्रांचेस आप खोल लो, हम उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाने वाले। लेकिन टर्म्स एंड स्टार हैशटैग ऐसे करके लगा दिया कि सर्टेन कंडीशंस आपको पूरी करनी पड़ेंगी, तो वो कंडीशन पूरी करो, जितनी मर्जी ब्रांचेस खोलो। ये वाली स्टेटमेंट भी एकदम सही है। तो इसका मतलब कौन सी वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो रही है बच्चों, बी आ गया। बी आंसर दोबारा से, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया बच्चों बी। कितना आसान है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे बच्चों, पॉलिसी कंसर्निंग गवर्नमेंट टैक्सेशन। भाई गवर्नमेंट जो टैक्स वाली पॉलिसी बना रही है, अच्छा जी, एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। भाई पब्लिक से पहले टैक्स ले लिया सरकार ने
और फिर पब्लिक पे खर्चा कर रही है। लो भाई आपके लिए रोड बना दी, मेट्रो बना दी, फ्लाईओवर बना दिया, सड़कें बना दी, ये सब काम कर रही है सरकार। आर कलेक्टिवली नोन एज, इसको हम सरकार का कौन सा या कौन सी पॉलिसी कहेंगे, ऐसी मान के वो चलो बात, क्योंकि यहां पर सारी पॉलिसी दे रखे हैं। तो ये कौन सी पॉलिसी होती है? क्या ये मॉनेटरी पॉलिसी है? बिल्कुल नहीं। मॉनेटरी पॉलिसी में तो सरकार मनी की सप्लाई और मनी की डिमांड इस पे फोकस करती है। स्टेबलाइजेशन पॉलिसी में तो भैया बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टेबल करने की कोशिश करती है, ये भी नहीं होगा। स्ट्रक्चरल पॉलिसी तो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी को चेंज करने के लिए होता है कि धीरे धीरे जैसे हम लोग अभी अपनी इकोनॉमी में क्या स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक जैसे हम लोग पेपरलेस इकोनॉमी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, डिजिटल इकोनॉमी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखो ना, पहले जितने पेपर यूज होते थे उससे कम यूज होने लग गए हैं। पहले लोग अपने पर्स में पैसे ज्यादा लेके चलते थे और अब मोबाइल के वॉलेट से काम चल जाता है। आपको गोलगप्पे से लेके आपको कोई बड़ा सामान खरीदना है, आप अपने मोबाइल से पेमेंट करके खरीद सकते हो। दैट इज स्ट्रक्चरल चेंज। क्या ये एक दिन में हुआ? धीरे धीरे होता रहा। इसमें तेजी आई नोटबंदी के बाद से, जब लोगों को लगा यार नोट तो चेंज हो सकते हैं, नोट चेंज हो गए, अब दिक्कत हो जाएगी, अब पैसा कहां से लाएंगे? तो अगर हम डिजिटल करेंसी यूज करते हैं, डिजिटल मनी यूज करते हैं, तो हमें नोटों की जरूरत ही नहीं है। सरकार कितने भी नोट चेंज करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? फिस्कल पॉलिसी बच्चों, जिसमें गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू और अपने एक्सपेंडिचर के बारे में बात करती है। रेवेन्यू बच्चों दो तरह के होते हैं, एक टैक्स रेवेन्यू और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो भैया ये तो हम गवर्नमेंट बजट चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं बहुत अच्छे से। तो भैया अब चलते हैं, इसका आंसर क्या हो गया हमारा? ए हो गया। भैया आंसर तो बता दो हमें। बहुत बढ़िया, हमने एकदम सही आंसर कर दिया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा? देखो जी, अरे लड्डू क्वेश्चन, बड़ा ध्यान दो भाई। यहां पर यहां कह रहा है कि ये फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। इज द ट्रेड बैरियर विच मेक्स इंपोर्टेड गुड्स कॉस्टलियर दस रेस्ट्रिक्ट्स ट्रेड। ऐसी कौन सी चीज है जिसको ट्रेड बैरियर बोला जाता है? और ये जो बैरियर है ये इंपोर्टेड सामान को महंगा बना देता है। तो बच्चों आप लोग जानते ही हो, एक ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से कोई भी सामान महंगा हो जाता है। बनाने की कॉस्ट तो फिर भी ठीक ठाक है भाई, जितना माल लगेगा उतनी तो कॉस्ट होगी, बट जो एक्स्ट्रा बर्डन होता है उस कमोडिटी का, वो क्या होता है? टैक्स का बर्डन। और इंपोर्टेड आइटम पे जो टैक्स लगता है उसे हम किस नाम से जानते हैं जी? टैरिफ के नाम से जानते हैं। कोटा का मतलब तो मैक्सिमम लिमिट होता है, और एक्सपोर्ट ड्यूटी तो एक्सपोर्ट पे लगती है, इंपोर्ट पे लगती ही नहीं है। नन ऑफ द अबव हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो टैरिफ इज द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर जी आंसर बता दो जरा फटाफट से। बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भैया देखो, द मेन रीजन फॉर रिडक्शन इन टैक्सेस एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स प्रोसीजर सिंस 1991, कह रहा है इनमें से ऐसा कौन सा मेन रीजन सबसे मुख्य कारण बताना है जिसकी वजह से 1991 में भैया हमने टैक्स को एक तो आसान कर दिया और कम कर दिया। अच्छा जी, तो पहला है हाई टैक्स रेट एक्ट एज अ डेटरेंट टू सेविंग एंड इज अ मेजर रीजन फॉर टैक्स इवेजन। भाई बिल्कुल सही बात कह रहा है। कह रहा है अगर टैक्स रेट बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से हमारी सेविंग क्या होती है बच्चों? रिड्यूस हो जाती है। भाई आदमी टैक्स ज्यादा पे कर देगा तो वो सेव कैसे करेगा? भाई जितना पैसा वो कमा रहा है उसमें से आपने बहुत सारा पोर्शन तो टैक्स की फॉर्म में ले लिया, बाकी उसे खर्च करना है, तो भैया वो बंदा सेव कैसे करेगा? जिसकी वजह से वो पर्सन क्या करता है? टैक्स इवेजन। बच्चों टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स की चोरी करना, टैक्स को छुपा लेना, टैक्स को पे करने से बचना। समझ में आ गई बात? एक होता है टैक्स सेविंग। टैक्स सेविंग का मतलब होता है अच्छा, क्यों? क्योंकि आप सेव करोगे तो सरकार की किसी ना किसी ऐसी स्कीम में आप डालोगे पैसा जहां से वो हमारी इकोनॉमी में उसी पैसे को दोबारा से सर्कुलेट कर लेगी सरकार।
बट टैक्स इवेजन का मतलब होता है कि आपने टैक्स को सरकार से ऐसे छुपाया कि अब वो इकोनॉमी से बाहर हो गया और अब वो ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए उसे टैक्स इवेजन बोला जाता है। तो ये मेन रीजन था बच्चों जिसकी वजह से हमने टैक्स को आसान कर दिया। बाकी देखते हैं बाकी पॉइंट, क्या पता कोई और भी आंसर आ जाए। नीचे देखो ऑल ऑफ द अबव भी लिखा हुआ है, क्या पता ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाए। इनकम ऑफ द पीपल पोस्ट 1991, 1991 के बाद हैव फॉलन कॉन्टिन्यूअसली, सो डज द टैक्स रेट्स रिड्यूस कर दिए गए। गलत है, ये तो बिल्कुल बात गलत है कि ऐसा नहीं है कि 1991 के बाद लोगों की इनकम बढ़ी थी या घटी थी, कुछ की बढ़ी थी कुछ की घटी थी, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हमारा 1991 के बाद इंक्रीज ही हुआ है। अगर 1991 से हम 2021 को कंपेयर करें तो हम उससे बहुत आगे आ चुके हैं। प्लस हर 10 साल की परफॉर्मेंस में भी हम लोग पिछले 10 सालों से ऊपर ही जा रहे थे, पर कैपिटा इनकम हमारी इंक्रीज ही तो हो रही थी बच्चों। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। अगला, हाई टैक्स रेट इंप्लाई हायर डिस्पोजेबल इनकम। लो जी, उल्टी बात कर रहा है यहां पर। ये कह रहा है कि अगर टैक्स रेट ज्यादा होगा तो डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा हो जाएगी। कितनी झूठ बात बोल दी इसने, एकदम आथू। भाई डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो सारे खर्चे करने के बाद हमारे पास खर्च करने के लिए बच जाती है। मतलब सारे खर्चे करने का मतलब हो गया कि सरकार की लायबिलिटी, लीगल लायबिलिटी, मतलब सब चीजें देने के बाद वो पैसा जो हम अपने खुद के लिए खर्च करेंगे, ये ध्यान देना। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब वो पैसा जिसको हम अपने खुद के खर्च के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किसमें किसी और को नहीं देना, हमें आउटसाइड लायबिलिटी सारी खत्म कर दी हमने, तो उसको डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। भैया टैक्स अगर ज्यादा होगा तो डिस्पोजेबल इनकम और कम हो जाएगी ना, बढ़ेगी थोड़ी। तो ये वाला पॉइंट तो एकदम गलत साबित होता है। तो ये ऑल ऑफ द अबव भी हो नहीं सकता, दो तो गलत कर दिए हमने। तो ए इज द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर जी आंसर बताइए। बहुत बढ़िया। आ जाओ जी अगले क्वेश्चन पे, लड्डू क्वेश्चन। भाई देखो इस क्वेश्चन को भी हम जरा तरीके से निपटा देते हैं। द मेजर रीजन फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स प्रोसीजर पोस्ट 1991 इज। भाई अब वहां पर तो हमने ऑल ऑफ द अबव लिया ही नहीं, क्योंकि हमने सारे के सारे पॉइंट पढ़ लिए। यहां पर भी ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है, तो सारे के सारे पॉइंट पढ़ना जरूरी है। क्या पता कुछ सही हो कुछ गलत हो। तो कह रहा है कि मेजर रीजन बताओ जिसकी वजह से हमें टैक्स को आसान करना पड़ा। तो पहला, टू अवॉइड द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन। बच्चों ये कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है डबल टैक्सेशन। मतलब जब कंज्यूमर को एक ही चीज पे कई बार टैक्स देना पड़ जाए तो उसे कास्केडिंग इफेक्ट कहा जाता है। तो उस टाइम पे टैक्स की पॉलिसीज ऐसी थी कि इतनी कंफ्यूजिंग थी कि भाई लोग कई बार दो दो बार टैक्स पे कर दे करते थे, और फिर बाद में जब उनको पता लगता था तो सरकार से रिफंड लेने में, पैसा वापस लेने में बहुत लंबा टाइम लग जाता था। अब आप लोगों को पता है इंडियन गवर्नमेंट ने जो हमारा टैक्स सिस्टम है उसको थोड़ा सा इन्फोसिस को देने की कोशिश की जा रही है। इन्फोसिस हैंड ओवर करने वाली है किसको? रिफंड सिस्टम को, जिसमें 15 डेज के अंदर अंदर हो सकता है आपका रिफंड पहुंच जाए आपके पास। तो अभी ये अंडर प्रोसेस है, देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। लेकिन कास्केडिंग इफेक्ट के थ्रू जो था वो टैक्स डबल बार कई बार देना पड़ता था, कई बार 3 बार लग जाता था। तो ये वाला तो एक रीजन एकदम सही है भाई, इसी वजह से हमने टैक्स को आसान कर दिया। दूसरा है टू एनकरेजिंग बेटर कंप्लायंस ऑन पार्ट ऑफ द टैक्स पेयर। बिल्कुल सही बात है, टैक्स पेयर अपने बिहाफ पे सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब आपने कोई रूल बनाया और जनता अगर उसको फॉलो करने लग जाए ना खुद से, तो आपको रेस्ट्रिक्शंस लगाने की, लोगों को ऑर्डर देने की, पुलिस की, इन सब की जरूरत ही नहीं है। लोग खुद ही फॉलो कर रहे हैं भाई रेड लाइट को, तो वहां पर ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक रीजन था। तो ये वाली बात भी एकदम सही। भाई देखो दो बातें सही हो गई हैं। तो जहां तक है ऑल ऑफ द अबव पे जाना पड़ेगा हमको। अगला है टू रेशनलाइज द टैक्स स्ट्रक्चर एंड कंप्यूटिंग टैक्सेस विद मोर क्लैरिटी। ये भी एकदम सही बात कह रहा है बच्चों। तो ये तीसरी वाली बात भी एकदम सही साबित होती है। तो इसका आंसर कंप्यूटर जी डी होना चाहिए। तो भैया निकालो जरा आंसर। बहुत बढ़िया, निपट गया आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे बच्चों। ये क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द वे ऑफ गवर्नमेंट कंपनी टू गो प्राइवेट। ये कह रहा है कि अब कोई सरकारी कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी कैसे बनती है। भाई बहुत आसान है, उस कंपनी के शेयर्स को पब्लिक को बेच दिया जाएगा, वो प्राइवेट कंपनी बन जाएगी, या पूरा का पूरा खरीद लेगी उसको कोई कंपनी, तो भी प्राइवेट कंपनी बन जाएगी।
तो पहला क्या कह रहा है, विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो पहला क्या कह रहा है कि भाई सरकार ने अपनी ओनरशिप हटा दी वहां से। अच्छा जी, तो किसी प्राइवेट कंपनी को बेच दिया होगा पूरा का पूरा, ओनरशिप हटा दी होगी। दूसरा कह रहा है आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी। बिल्कुल ये भी हो सकता है कि पब्लिक सेक्टर कंपनी ने अपने अधिकारों को बेच दिया। तो बच्चों ए भी आंसर हो सकता है और बी भी आंसर हो सकता है। दोनों में यही किया जा रहा है कि प्राइवेट कंपनी सरकारी कंपनी को खरीद ले रही है। दोनों में एक ही चीज हो रही है, या तो पूरा पूरा या फिर थोड़ा पोर्शन। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, सी इज द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर जी आंसर बताइए, बहुत बढ़िया, सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द स्पेशल स्टेटस एज ग्रांटेड टू सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। मतलब इनमें से ऐसी कौन सी कंपनी है जिसको सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का स्टेटस नहीं दिया गया था। तो बच्चों उस टाइम पे ना तीन तरह के स्टेटस दिए जाते थे, महारत्ना, मिनी रत्ना और नवरत्ना। ये तीन स्टेटस कंपनियों को दिए जाते थे। इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज आती थी बच्चों, और इसके अकॉर्डिंग 10 महारत्ना कंपनीज थी हमारी उस टाइम पे, 14 नवरत्ना थी और 74 बच्चों मिनी रत्ना थी। अब तो ज्यादा हो चुकी है बच्चों। ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये बात कर रहा हूं 1991 की, जब एलपीजी पॉलिसी आई थी हमारी बच्चों, उस टाइम पे। और अगर मैं बात करूं 1950 1951 की, जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 5, अरे 5 सही से नहीं लिखा, 5 थी उस टाइम पे हमारे पास। क्या थी 5 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, या फिर आप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कह सकते हो। तो जब देश हमारा आजाद हुआ सिर्फ 5 थी। 1991 तक हम इतनी सारी कंपनीज बना चुके थे और इनको कैटेगरी दे रखी थी, महारत्ना की, नवरत्ना की, मिनी रत्ना की, ये छोटी, बड़ी, सबसे बड़ी। तो इस तरह से हमने कैटेगराइज कर रखा था। ये 3 कैटेगरी होती थी, इसके अलावा कोई चौथी कैटेगरी नहीं थी। बाकी सब डिफरेंट है, फेमस नहीं थी वो सरकार की तरफ से नहीं थी। मतलब अगला जी, तो ये तो था, ये भी था, ये भी था। न्यू रत्ना, ये कुछ नहीं था। न्यू रत्ना मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि किसी ने खोला कि भाई हमारा जो है अग्रवाल स्वीट्स, उसके बगल वाले ने खोल दिया न्यू अग्रवाल स्वीट्स, हमारी कोई ब्रांच नहीं। तो ये न्यू रत्ना कुछ नहीं होता था। तो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहां पर इसने नॉट पूछा है। और ये फैक्ट आप याद रखना, एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि बुक में दिया हुआ है। तो भैया कंप्यूटर जी आंसर हो गया? नहीं, बिल्कुल हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज बीन ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ, देखो जी पूछ लिया उसी में से ही। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भाई बहुत बड़ी कंपनी थी, अब भी है। इसको कौन सा स्टेटस दिया गया होगा बच्चों? न्यू रत्ना, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो होता नहीं है। तो न्यू अशोकनगर और न्यू अग्रवाल स्वीट्स, न्यू छोले भटूरे, दुनिया जहान। अच्छा जी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को हमने दिया था महारत्ना का स्टेटस, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनीज में आता था। इसने इंडिया की ग्रोथ में बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन लिया है अपनी तरफ से। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नवरत्ना और मिनी रत्ना में नहीं आएगा बच्चों। तो आंसर क्या हो गया इसका? हमारा आंसर नंबर हो जाता है हमारा बी। तो महारत्ना ये हमारे लिए, जैसे एक गाना है ना, मेरे 2 अनमोल रतन, ऐसे ही ये हमारे देश का महारत्न है, अनमोल रतन नहीं है। तो महारत्ना में आएगा हमारा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर इज मतलब एंटरप्राइजेस की बात कर रहा है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैज नॉट बीन ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ मिनी रत्ना। इसमें से कौन सी ऐसी थी जिसको मिनी रत्ना का स्टेटस नहीं दिया गया बच्चों? नहीं दिया गया, पूछेंगे।
तो इसमें से ऐसी कौन सी है जो मिनी रत्ना नहीं है भाई? ये सारी की सारी पहले मिनी रत्नास में आई, उसके बाद धीरे धीरे नवरत्नास वगैरह में कन्वर्ट हुई। लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, सेल, जिसको मिनी रत्ना का स्टेटस नहीं दिया गया, ये नवरत्नास में आती थी हमारी। ये सारी की सारी अलग अलग है, कोई भी मतलब ये पहले मिनी रत्नास में आई और फिर धीरे धीरे इनको बड़ा किया गया, बट ये हमेशा नवरत्न में आई सीधा ही, और स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड मिनी रत्ना में कभी भी नहीं आएगी। तो याद रखना कि स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड को कभी भी ग्रांट नहीं किया गया स्टेटस किस चीज का? मिनी रत्नास का। तो कंप्यूटर जी आंसर बताइए, डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू, क्या सच नहीं है, अबाउट द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ इंडिया इन 1990, 1990 में भारत की जो स्थिति थी, अब बहुत बुरी स्थिति थी, आप लोगों को पता है, तभी तो हमें चेंज करना पड़ा, तभी तो हमको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लानी पड़ी बच्चों। तो कह रहा है कौन सी बात सही नहीं है, तो जिस बात में मतलब जिस बात में ऐसा लग रहा हो तारीफ हो रही है या कुछ अच्छा हो रहा है, समझ जाना वही सही नहीं है। जो बुराई कर रहा होगा, जो बता रहा होगा बहुत बुरी स्थिति थी, गरीब थे, बर्बाद थे, वो सही है, क्योंकि 1990 में हम ऐसे ही थे। तो पहली वाली पढ़ो बच्चों, क्या कह रहा है? इंडिया वॉज हाईली इंडेटेड कंट्री, 10,000 करोड़ रुपए का हमारे ऊपर ब्याज का प्रेशर था। बिल्कुल सही बात है, ये तो था, तो नॉट ट्रू नहीं, ये तो ट्रू है। ट्रू है भैया, ट्रू है, ट्रू लिख दिया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व शोड अ मार्जिनल राइज ओइंग टू पॉलिसीज बिटवीन 1950 से 1990। ये कह रहा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा बढ़ गया। लो जी, कर दी तारीफ हमारी। 1950 से 90 के बीच में हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बर्बाद हो गया था। बढ़ना तो दूर की बात, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था कि हम हफ्ते भर का भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इस्तेमाल कर सकें बच्चों। तो यही है हमारा फॉल्स स्टेटमेंट। बाकी आगे पढ़ के देखें। इन्फ्लेशन रेट वाज वेरी हाई एट 16.8%। बुराई हो रही है, बुराई हो रही है तो वही आंसर है भाई। मतलब ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, ये वाला आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि उस टाइम पे सही में 16% 17% हमारा महंगाई दर बढ़ गई थी, बर्बाद होने वाली स्थिति में आ गए थे हम लोग। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज डेफिसिट 30,000 करोड़, मतलब 30,000 करोड़ हम लोग किस में आ गए थे? नेगेटिव में आ गए थे। इतनी की तो जीडीपी नहीं होती थी उस टाइम पे हमारी, थोड़ी सी ज्यादा ही थी। तो ये भी ट्रू है। तो फॉल्स वाला कौन सा हो गया? बी, कंप्यूटर जी, बी इज द करेक्ट आंसर। भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? स्ट्रेटेजिक सेल इंप्लाइज सेलिंग अप ऑफ, भाई स्ट्रेटजी बनाई जा रही है किसके? सेल की। अब स्ट्रेटेजिक सेल में क्या क्या चीजें बेची जाती थी? मेजर पोर्शन ऑफ इक्विटी, मतलब 51% या उससे ज्यादा ऑफ द पीएसईज, मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात कर रहा है, टू द प्राइवेट सेक्टर। द गिवन स्टेटमेंट इज, बिल्कुल ट्रू है भैया, हम तो ट्रू की तरफ जाएंगे। यही तो होता है स्ट्रेटेजिक सेल, कि आपने क्या करा? 51% या फिर उससे ज्यादा पोर्शन किसको बेच दिया भैया? प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, सरकारी कंपनी का। तो ये प्राइवेटाइजेशन का ही पार्ट था। तो एकदम सच्ची बात है, सच सच कहता हूं, यही सच है। 19 ए इज द आंसर। समझ में आ गई बात? जो कुछ कहूंगा सच के कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। बाकी सारे के सारे क्या हो गए जी? गलत हो गए। 20वें क्वेश्चन पे आ जाओ। फैसिलिटेटिंग ग्रेट इंटीग्रेशन एंड इंटरडिपेंडेंस इन द मार्केट। भाई फैसिलिटी दी जा रही, किसको? इंटीग्रेशन किया जा रहा है और इंटरडिपेंडेंस किया जा रहा है मार्केट में। कैसे किया जा रहा है भाई? इसका मतलब हुआ, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि दूर 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 दूर, बहुत दूर दूर कोई चीज है, उनको हमने मिला के एक साथ कर दिया, और ऐसा कर दिया कि आपस में सब रिलेट हो गए। ऐसा नहीं कि कोई अकेला अकेला अपना काम चला लेगा ना, सबको आपस में जोड़ दिया गया, हम सबके और सब हमारे, ऐसा कर दिया गया, जिसकी वजह से सबको सबकी जरूरत पड़ेगी, कोई अकेला खलीफा बनने की कोशिश नहीं करेगा। फॉर एक्टिविटीज दैट ट्रांसकेंड इकोनॉमिक, सोशल, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज इज नोन एज। भैया जब जियोग्राफिकल बाउंड्री, देश, वर्ल्ड, दुनिया, संसार, सोसाइटी, इन सब की बात की जाए तो समझ जाना क्या बोलना चाह रहा है।
ग्लोबलाइजेशन। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ग्लोबलाइजेशन। बच्चों तीन चीजें हैं। लिबरलाइजेशन मतलब सरकार ने ढील दे दी, लिबरल कर दिया अपनी पॉलिसी को, लाइसेंसिंग खत्म कर दी, सबको कोटा वोटा खत्म कर दिया। दूसरा प्राइवेटाइजेशन, इसमें क्या करा, सरकारी कंपनीज को प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया और प्राइवेट सेक्टर पे से रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। तीसरा ग्लोबलाइजेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें इंटीग्रेटिंग आवर इकोनॉमी टू द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है जी, तो दैट इज द आंसर, ग्लोबलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। देखो जी आ गया जी करेक्ट आंसर आपका। तो हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 20 तक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा भाई, देखो लड्डू क्वेश्चन है। आहा, क्या कह रहा है, तो रीजन क्या है भाई कि इंडिया लीड कर रहा है। हाँ जी, इंडिया कई चीजों में लीड करता है वर्ल्ड को। तो ये मेन डेस्टिनेशन है किस बात का जी, ग्लोबल आउटसोर्सिंग का। ये कह रहा है कि जो हमारा इंडिया है ये ग्लोबल आउटसोर्सिंग में नंबर 1 पे है, लीडिंग है। क्या रीजन है इसके पीछे? बच्चों बात कर रहे हैं यहां पर ये लोग बीपीओ की, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की, कि पूरे वर्ल्ड से बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारी कंपनीज हैं, वो अपने बिजनेस की आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस की आउटसोर्सिंग इंडिया से कराती हैं। मतलब कॉलिंग का सारा काम इंडिया से होता है। इसमें इंडिया नंबर 1 पे जा चुका है। तो भैया इसके पीछे मेन रीजन क्या है? इसके पीछे मेन रीजन है कि हम क्या स्किल्ड है बहुत ज्यादा। जी हाँ, स्किल्ड तो है, लेकिन इंडिया में स्किल की कोई कमी नहीं है। बट जो हमारे यहां पर लोग हैं उनके पास जो स्किल है वो उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है हमारे पास। अगर कोई बीटेक इंजीनियर है, छोटे मोटे कॉलेज से करा उसने, भैया टॉप आईआईटी से नहीं कर पाया, वो एनआईटी से नहीं कर पाया, तो क्या होगा? तो उसे कोई बहुत अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, तो वो अनसेटिस्फाइड रहेगा जॉब से अपनी। तो वो ऐसी बीपीओस वगैरह में जॉब करने लग जाते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नॉर्मल ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं, कोई कंपनी उनको हायर ही नहीं कर रही, एक्सपीरियंस ही नहीं किसी चीज का। बट ये भगवान कंपनी उनके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगती, कहती है भैया बोलना आता है, समझाना आता है बात को, 2 दिन की, 4 दिन की, हफ्ते भर की, 10 दिन की ट्रेनिंग लो, आओ नौकरी करो, पैसा लेके जाओ। इंडिया में ये वाली सिचुएशन है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग बीपीओ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। स्किल हो ना हो, बात करनी आनी चाहिए, और ये बहुत सस्ते में काम करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के लोगों को लग रहा है कि भाई यहां तो सस्ते में लेबर मिल जाती है। तो यही रीजन है जिसकी वजह से इंडिया आउटसोर्सिंग में नंबर 1 पे आ गया है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से और हमारे स्किल गैप की वजह से। मतलब जिस चीज का हमारे अंदर स्किल है, हमें वो काम करने का मौका ही नहीं मिल रहा, तो हमें किसी दूसरे काम में जाना पड़ता है, भले ही हमारा स्किल हो या ना हो। बट बॉन्ड स्पीकर और सामने वाले को पटाना फोन पे, इंडिया के लोगों को एकदम बचपन से ही आता है। तो ये वाले काम में नंबर 1 है, इसीलिए हम लोग आउटसोर्सिंग में भी नंबर 1 है। तो पहला क्या है, रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट? नहीं जी, ऐसा कोई रीजन नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड कॉस्टली लेबर, भैया कॉस्टली लेबर थोड़ी होती है इंडिया के अंदर, सस्ती लेबर होती है, तो ये भी नहीं हो सकता। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर विद स्किल गैप, जी हाँ, स्किल गैप का मतलब समझ गए ना आप, कि जिस चीज का हमारे पास स्किल है उस चीज का काम हमें करने को नहीं मिल रहा। मालिक को पता ही नहीं कि हमारे एम्प्लॉय में किस चीज का स्किल है, उसे वो काम नहीं दे रहे, उसे तो कॉलिंग करने का काम दे दिया है। तो भैया यही रीजन होगा हमारा सी। और अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर एंड कैपिटल गुड इंडस्ट्री, भैया कस्टमर वाली बात तो समझ में आती है, बट कैपिटल गुड इंडस्ट्री अभी इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं है, जितने की जरूरत है उससे कम ही है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। कंप्यूटर जी आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे चलो बच्चों। देखो जी, वॉइस बेस्ड बिजनेस प्रोसेस, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको। वॉइस बेस्ड बिजनेस, फोन पे बात करना और बिजनेस करना, इसको क्या बोलते हैं हम? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहते हैं। और कॉल सेंटर्स का, भाई फेमस वर्ड मिल गया आपको, कॉल सेंटर में जॉब करते हैं भैया। द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू या फिर फॉल्स, या फिर पार्शली ट्रू पार्शली फॉल्स। तो ये तो हो ही नहीं सकता, कोई भी बात या तो सच होगी या झूठ होगी, आधी सच और आधी झूठ, ऐसा कोई क्वेश्चन बहुत मुश्किल से मिलने वाला है आपको। तो ये वाली बात क्या है भाई, एकदम सच है। गीता पे हाथ रख के बोलता हूं, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। 22 का ए आंसर हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो,
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1995, बिल्कुल सही बात है, 1995 में एस्टैब्लिश हो गई थी एज अ सक्सेसर ऑफ वर्ल्ड बैंक। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं था भाई, वर्ल्ड बैंक का सक्सेसर नहीं था हमारा WTO। WTO तो सक्सेसर था बच्चों किसका, GATT, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ, उसका था, 1995 में स्टैब्लिश हुआ था। तो ये वाली बात गीता पे हाथ रख के कह सकते हैं कि एकदम झूठ है, फॉल्स है, गलत है। 23वें का आंसर बी होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। WTO वाज एस्टैब्लिश्ड इन 99। अरे अगला क्वेश्चन भी दे दिया मैंने, देखो ये इतने इंपॉर्टेंट है कि ऐसे क्वेश्चन आ गए हैं आप लोगों के लिए जिसमें एक चीज से दूसरी चीज रिलेटेड है। अब देखो GATT तो पता लग गया कि उसका सक्सेसर, उसको आगे जाके WTO बना दिया गया था 1995 में, लेकिन GATT की फुल फॉर्म क्या थी ये भी तो पता होनी चाहिए, तो वो भी लिख दिया हमने, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये GATT की सही फुल फॉर्म है, ट्रेड एंड ट्रांसफॉर्मेशन, टैरिफ एंड ट्रांसफॉर्मेशन, टैरिफ एंड ट्रेवल, एक जैसे नाम लग सकते हैं। तो अगर आपने एग्जैक्ट फुल फॉर्म याद नहीं करी है तो आंसर आपका गलत हो सकता है। भाई देखो GATT सब में लिखा हुआ है, बट सही नाम क्या है, ट्रेड एंड टैरिफ। पहला वाला टी ट्रेड के लिए, दूसरा वाला टी टैरिफ के लिए। आंसर देखो भैया, आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, GATT वाज एस्टैब्लिश्ड इन, अच्छा अब और डिटेल इंफॉर्मेशन। तो अभी 1995 के बारे में तो पता ही है हमको, तो अच्छा एस्टैब्लिश, अच्छा जो देखो भाई पिछले क्वेश्चन में आ जाओ फटाफट से, कंफ्यूज करना चाह रहा है। WTO 1995 में एस्टैब्लिश हुआ था, GATT नहीं हुआ था। तो GATT का कौन सा ईयर था, आ जाओ जरा अगले क्वेश्चन पे। तो 1948, ये याद रखो, GATT का कौन सा ईयर था बच्चों, 1948 GATT का ईयर था। तो यही आंसर हो गया वैसे हमारा। लेकिन बाई चांस आप 1948 और 50 में कंफ्यूज हो जाओ तो ये वाला भी याद रखो, कितने कंट्रीज थे यहां पर, 23 कंट्रीज के साथ ये स्टार्ट हुआ था। और 1948 इज द ईयर जिसमें GATT बना, और 1995 जिसमें GATT को कन्वर्ट कर दिया गया WTO के अंदर। समझ में आ गई बात, कंफ्यूज नहीं होना है। तो कंप्यूटर महोदय बी इज द आंसर होना चाहिए। अच्छा जी, अगले पे आ जाओ बच्चों। द मेजर रीजन फॉर ज्वाइनिंग एंड बिकमिंग अ मेंबर ऑफ WTO। अब WTO के हम मेंबर काहे बने, क्या हमारी मजबूरी थी या हम कुछ और चाहते थे? तो देखते हैं भैया। इंटीग्रेटिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, बिल्कुल सही जवाब, ऐसा तो हम चाहते ही थे। अगला, जर्नल मार्केट एक्सेस टू ऑल नेबरिंग कंट्रीज, बिल्कुल ये भी हम चाहते थे। अलाउइंग ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी, नहीं, ये तो हम नहीं चाहते थे। ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी का मतलब क्या हो गया कि हम ट्रेड को रोकना चाह रहे हैं, ये तो गलत बात हो गई। तो ये वाला आंसर सही नहीं होता, ए और बी दोनों आंसर सही होते हैं। तो डी आंसर आ गया हमारा, बोथ ए और बी। देखो कितने हलवे क्वेश्चन है एकदम। आ जाओ जी आंसर, आ जाओ, आ गया जी आंसर। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ट्रेड बिटवीन मोर देन टू कंट्री इज नोन एज, भाई देखो बिटवीन मोर देन टू, यहां पर मिस्टर ए, मतलब मिस्टर ए क्या, कंट्री ए और कंट्री बी की बात नहीं कर रहा, कंट्री सी भी आ गया, ऐसे कंट्री डी भी आ गया, कंट्री ई भी आ गया, कंट्री एफ भी आ गया, बहुत सारे कंट्री ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, दुनिया भर के कंट्रीज आ गए, और ये सब आपस में ट्रेड कर रहे हैं, कोई किसी से, कोई किसी से, कोई किसी से, कोई किसी से, ऐसे करके ट्रेड ही ट्रेड हो रहा है। ऐसे ट्रेड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मल्टीलैटरल ट्रेड। यूनिलैटरल ट्रेड तो एक के साथ, बाइलैटरल ट्रेड एक से ज्यादा, और दो के साथ, तीन तक नहीं जा रहा, बाइलैटरल मतलब सिर्फ दो, एक दो इन्वॉल्व है बस। मल्टीलैटरल ट्रेड में कितने भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो टू कंट्रीज से ज्यादा की बात कर रहा है, तो मल्टीलैटरल ट्रेड आंसर होना चाहिए। आंसर तो आप समझ ही चुके होंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। ग्रोथ ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड वाज मेनली ड्राइवन बाय द ग्रोथ ऑफ विच पर्टिकुलर सेक्टर। अच्छा जी, जब हमने 1991 में 1991 में अपनी LPG की पॉलिसी लाई बच्चों, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ हमने किस सेक्टर में करी बच्चों,
क्या प्राइमरी सेक्टर में? आंसर होगा नहीं। क्या सेकेंडरी सेक्टर में? आंसर होगा नहीं। तीसरा कौन सा सेक्टर बचता है बच्चों? सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, सर्विस सेक्टर ही वो सेक्टर था जिसका सबसे ज्यादा फायदा किसको मिला जी? 1991 में जो चेंजेस आए थे। अच्छा जी, इसी की वजह से हम लोग जो है आउटसोर्सिंग में नंबर 1 पे चले गए थे बच्चों। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को तो इग्नोर ही कर दिया था हम लोगों ने। एलपीजी की पॉलिसी में इसका ध्यान नहीं दिया गया, ज्यादा बहुत कम ध्यान दिया गया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे थोड़ा बहुत ध्यान दिया गया और उसमें चेंजेस भी आए, बट सर्विस सेक्टर ये सेक्टर है जिसमें सब में ज्यादा ग्रोथ हुई, सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई। ऑल सेक्टर नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आंसर आप लोग समझ ही चुके होंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। देखो जी, द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज आर। एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को जोड़ दिया जाता है। सबसे पहले अभी बात की थी हमने, सर्विस सेक्टर ने ग्रोथ करी थी, मैन्युफैक्चरिंग ने थोड़ी ग्रोथ करी थी, बट एग्रीकल्चर जो है डाउन हो गया था, उसकी ग्रोथ कम नहीं, ज्यादा नहीं हो पा रही थी, कम हो गई थी। तो यही आंसर यही कहीं निकल के आना चाहिए, यही नेगेटिविटी थी किसकी? एलपीजी की पॉलिसी की। तो प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर हैज डिक्लाइंड एज इट रिमेन नेग्लेक्टेड, सही आंसर होना चाहिए। प्रोडक्टिविटी इन द सर्विस सेक्टर हैज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज्ड फोकस। भाई फोकस तो इस पे नहीं किया हमने ज्यादा, ठीक है। अच्छा जी, dwindling of the GDP growth rate, consumer sovereignty has widened। भाई नेगेटिव इंपैक्ट की बात की जा रही है, यहां पर तो पॉजिटिव इंपैक्ट है, ये तीनों के तीनों की ग्रोथ हो रही है, ये सब चीजें हो रही हैं। फोकस तो हमने इंडस्ट्री पे भी किया था, सर्विस पे भी किया था, लेकिन सर्विस सेक्टर की ग्रोथ इतनी तेजी से बढ़ने लग गई कि हमारा सारा फोकस वहीं पर जाने लग गया। तो ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि नेगेटिव इंपैक्ट की बात कर रहा है। आंसर ए आ गया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं बच्चों 30वें क्वेश्चन पे। क्या कहता है ये 30वां क्वेश्चन? देखो जी क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डज नॉट इंक्लूड, क्या नहीं आता? तो भैया पहले इसके लिए समझने के लिए आपको दो बातें समझनी पड़ेंगी। एक तो भैया एफडीआई क्या होता है, और एक इसका दूसरा भाई भी होता है बच्चों, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो, एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक फॉरेन का पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। दोनों में क्या डिफरेंस है? इसको कुछ आप मिस्टर छगनलाल का एग्जांपल से समझ लो भैया। हमारे छगनलाल जी हैं, तो छगनलाल जी गुजरात के भैया, ये अमेरिका के निवासी हैं, अमेरिका में ही रहते हैं सपोज करो। तो छगनलाल जी अगर इंडिया में आए और यहां पर इंडिया में इन्होंने अपनी जमीन खरीदी, अपनी मशीन खरीदी, अपने एम्प्लॉयज रखे, सारा काम खुद करके अपनी एक फैक्ट्री स्टार्ट करके काम इंडिया में करना शुरू कर दिया। तो सारा इन्वेस्टमेंट इन्होंने खुद आके इंडिया में करा, सब जमीन खरीदी, एम्प्लॉय रखे, मटेरियल वगैरह सब कुछ कर रहे हैं। तो ये वो फॉरेन से आके डायरेक्ट इन्वेस्ट किया छगनलाल भैया ने। लेकिन अगर छगनलाल फॉरेन में ही रहना चाहते, इंडिया में नहीं आना चाहते, और छगनलाल जी ने बोला कि भाई इंडिया में एक भरोसेमंद कंपनी है, रिलायंस है, टाटा है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। इन्होंने क्या करा, इन कंपनीज के शेयर्स खरीद लिए और कहा जी ये लोग तो काम कर ही रहे हैं, मुझे काम करने की क्या जरूरत है, कंपनी में इन्वेस्ट कर देता हूं, जैसे कंपनी ग्रोथ करेगी मेरे को भी पैसा मिलता रहेगा। इसे कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से। तो कह रहा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या नहीं आता। तो पहला क्या है, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। इस शेयर्स मार्केट को ही क्या कहते हैं बच्चों? स्टॉक मार्केट कहते हैं। पहले ऑप्शन में ही आप लोगों ने आंसर निकाल दिया है, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी और भी पढ़ लेते हैं। इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करोगे तो एफडीआई हो जाएगा, पोर्टफोलियो नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट इन सेटिंग अप कैपिटल गुड इंडस्ट्री, भैया मशीन लगा रहा था, ये भी एफडीआई हो जाएगा, पोर्टफोलियो नहीं होगा। ऑल ऑफ द अबव तो नहीं हो सकता, तो कंफ्यूज ना हो जाना। सारे के सारे ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट ही कर रहा है, आप इन सबको इन्वेस्टमेंट मत समझ जाना। ये जो स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट है ये एफडीआई नहीं होती है, बाकी सारी की सारी एफडीआई है। तो आंसर क्या हो गया बच्चों? इसका आंसर हो गया ए। तो भैया हमने सारे के सारे एमसीक्यू खत्म कर दिए। अब मिलते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग करने वाले हैं असर्शन एंड रीजन और केस स्टडीज।
तो इंतजार करते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।